हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। अंडर 10th के अंदर जितने भी नंबर्स हम पढ़े थे, हमने उनको एक कलेक्टिवली नाम दे दिया था रियल नंबर। मेनली नंबर का जो यूज़ है वो मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन को सॉल्व करने का, लेकिन रियल नंबर के बेसिस पर कई ऐसे कैलकुलेशन है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव टर्म हो तो हम उसको रियल नंबर के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है और वो है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो a प्लस IB के फॉर्म में हो, ठीक है, जहां a और b जो है वो अंडर 10th के वो नंबर्स हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। ठीक है, उनको हम लोग नाम देते हैं रियल नंबर्स। तो a और b क्या है? रियल नंबर है। बस हमने यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, वो है i। कहते हैं रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर का वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहें तो वो पेयर में होना चाहिए। अगर हम लोग रूट अंडर 4 निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 4 जो है वो 2 का पेयर है, तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन रूट के अंदर अगर हम किसी निगेटिव नंबर को लिखते हैं, जैसे हम -1 को ही लिखते हैं, तो माइनस का कोई पेयर नहीं होता है। इसके कारण हम इसका आउटपुट नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले यूलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको एज्यूम कर लिया। उन्होंने मान लिया कि -1 जो है वो भी एक पेयर है, और -1 किसका पेयर है? तो i का, कि -1 को उन्होंने i² मान लिया। और बस इसको अगर हम एज्यूम कर लें तो किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। कि अगर हम लोग यहाँ पर i² को -1 मान लें तो रूट -1 कितना हो जाएगा? i। और अब अगर किसी भी निगेटिव नंबर का वैल्यू निकालना हो स्क्वायर रूट, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि -1 का तो i हो जाएगा और 4 का तो पहले से हमको मालूम है 2। तो अगर -1 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना जान गए तो अब हम किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अपना ये जो प्रॉब्लम था, रूट के अंदर निगेटिव का वैल्यू हमको नहीं मालूम था, वो अब सॉल्व हो गया इसके कारण। ठीक है, लेकिन चूंकि ये माना गया है, एज्यूम किया गया है सिर्फ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इमेजिनरी नंबर। इसे z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर z इक्वल्स टू हम लोग लिखें a प्लस IB, तो यहाँ जो पार्ट है a, इसको हम लोग नाम देते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इसको शॉर्टली लिखा जाता है रियल z। इसको हम लोग पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। और ये जो i के साथ हमारा रियल नंबर है b, इसको हम लोग नाम देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको हम लोग पढ़ेंगे IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कि अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए z इक्वल्स टू 3 + 4i, तो अब हम इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है। जो भी i का कोफिशिएंट रहेगा उसी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि z इक्वल्स टू 4i, इसका रियल पार्ट क्या है, तो हम यहां बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो अगर नहीं दिया है तो 0 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा 4 है। कहता है अगर किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं, कि अगर हम ये बता पाते हैं कि किसी भी नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि z इक्वल्स टू -3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो बिल्कुल ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a प्लस IB के फॉर्म में कि -3 + 0 × i। 0 भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट -3 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कोई भी नंबर अगर a प्लस IB के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इसका रियल पार्ट क्या है, तो ये है -3, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो है हमारा 0। अगर हम बात करें बच्चे i के बारे में, कि हमने देखा है कि रूट अंडर -1 को हमने i एज्यूम किया है, या हम ये कहें कि i² बराबर कितना हो जाएगा? -1। अगर हम इसी को क्यूब कर लें i³, तो हम इसको लिख सकते हैं i² × i। आपने पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम हो तो इंटू में पावर ऐड होता है,
और अगर आई स्क्वायर का वैल्यू यहां से -1 प्लेस कर दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -i। इसी तरह अगर हमको i के पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना हो तो हम इस आई स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1। अगर हम लोग कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहें तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो उसमें i का जो टर्म आएगा वो इसी 4 के टर्म में हमको एक्सप्रेस होगा, या तो प्लस माइनस आई या तो प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये कि अगर हमको i का पावर कुछ भी दे दिया जाए तो जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यही चारों वैल्यू आता है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको याद रखना है कि i टू दी पावर n बराबर होगा i टू दी पावर r के, जहां r क्या है बच्चे, तो r रिमाइंडर है। जब भी हम लोग n को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम लोग 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसका 4 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। अगर हम यहां पर देखें तो i का पावर n बराबर बस यही 4 वैल्यू पॉसिबल है कि i का पावर n या तो 1 होगा, या तो i होगा, या तो -1 होगा, या तो -i होगा। मतलब अगर हम लोग कैलकुलेशन करें किसी भी क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो i से रिलेटेड जब भी टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि इसका 4 ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है +-1 या फिर +-i। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको जो भी वैल्यू दिया जाएगा i के टर्म में हम उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 25 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसके पावर में रख देना है। जैसे अभी अब अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो हमारा आंसर हो गया i। अगर यहीं पर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए i टू दी पावर 34, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2, तो यहाँ लिख लेंगे i का पावर 2 और ये कितना आ जाएगा, -1। अगर हमको यही क्वेश्चन दे दिया जाए i टू दी पावर 39, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे i टू दी पावर 3। बस ये याद रखना है कि i टू दी पावर 3 को ही क्या लिखते हैं हम, -i। अगर यही हमको क्वेश्चन दे दिया जाए i टू दी पावर 32, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा और i टू दी पावर 0 मतलब कितना आ गया, 1। i से रिलेटेड किसी भी टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये फिक्स है कि या तो +-1 आता है या +-i आता है। हम याद रखेंगे बच्चे कि i के 4 कंसेक्यूटिव पावर के सम का जो वैल्यू होगा वो अक्सर 0 होता है। कि i का पावर n प्लस i का पावर n+1, i का पावर n+2, i का पावर n+3 अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको यहाँ दिया जाए i टू दी पावर 33, i टू दी पावर 34, i टू दी पावर 35, i टू दी पावर 36, हम इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो इसको लिखेंगे i का पावर 1। यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, तो i स्क्वायर। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3, i क्यूब। और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे i टू दी पावर 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो i - 1 - i + 1, ये कितना आ जाएगा, 0। इसको भी अब हम लोग यूज करेंगे कि i का अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 0। अक्सर हम इसको सीरीज के अंदर यूज करते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए समेशन i टू दी पावर r = 1 to 13, इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो सिंबल है समेशन, इसका काम होता है एक साथ ग्रुप ऑफ नंबर को ऐड करना। कि हम अगर यहाँ पर 1 रखें तो i का पावर 1 प्लस 2 रखें तो i का पावर 2, समेशन के कारण ये सब प्लस होते चला जाएगा, कहाँ तक, 13 तक। कि अगर हमको इन टोटल का सम निकालना हो तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। हमको मालूम है कि यहाँ 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 होगा, तो 1 to 4 0, 4 to 8 0, 8 to 12 0, लास्टली क्या बचेगा, i टू दी पावर 13, तो यहाँ बचेगा i टू दी पावर 13। बाकी हम इसको सॉल्व करना जानते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा i। अगर हमसे पूछा जाए i टू दी पावर -37, अगर पावर में निगेटिव टर्म दे दिया जाए तो फिर से हमारा प्रोसेस सेम होगा, हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे
तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो होगा -1। लेकिन याद रखेंगे कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो जब भी हम किसी निगेटिव नंबर को डिवाइड करें तो ऑब्वियस है हमको रिमाइंडर जो आता है वो निगेटिव के टर्म में दिखता है, लेकिन जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसी को इसमें ऐड कर देते हैं। हमको रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं रखना है। तो यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ कितना से ऐड कर लेंगे, 4 से। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा i⁻³ जो हो जाएगा -n। अच्छा याद रखेंगे जब भी हमको पावर निगेटिव दे, जैसे अगर हमको दे दिया जाए -31, तो पहले 4 से डिवाइड कर लेना है, जो रिमाइंडर आता है उसको वैसे ही लिख लेना है, जैसे आ गया -3। और हमने क्या बोला है कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उतना ही ऐड कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आंसर अब जो आएगा वो हो जाएगा i। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कैलकुलेशन के टर्म में देखेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को तो इसका यूज़ करेंगे।